हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं आपके क्लास 12 का लेसन 5। क्या बात करते हैं? लेसन 5 NCERT बेस्ड से जो है कि ये आपका पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर का नाम है वंशागत और विविधता के सिद्धांत। क्या नाम है? वंशागत, बड़ा सा रहेगा, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक, ये आपके जो है कि चैप्टर का नाम है। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में या इथिक्स के बारे में इसके। तो हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक्स के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है। जेनेटिक्स के फादर बोले जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या बोला जाता है? G.J. मेंडल। ठीक, क्या कहा जाता है? इनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अब इन्होंने क्या किया था कि जो है कि वंशागत के नियमों को प्रयोग किया था। वंशागत को प्रयोग किया था, मतलब अपने मटर वाले पौधे पर। तो उन्होंने मटर के पौधे पर जो है कि 7 साल काम किया। कितने साल काम किया? उन्होंने 7 साल काम किया। अब विभिन्न प्रकार के वैरायटी को उन्होंने लेकर के काम किया कि उस पर लंबे पौधे, छोटे पौधे, इन सब की वैरायटी को लेकर के काम किया। हरे बीज, पीले बीज, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, और उसकी फलियां, उसके आकृति, उसके जो है कि पुष्प की आकृति, आकार, और उसके बाद अंडाशय की उपस्थिति, अनुपस्थिति, इन सभी चीज़ों को, लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रयोग किए। 2 प्रयोग किए, एक संकर संकरण किए और उसके बाद द्विसंकर संकरण किए। तो 2 प्रकार के उन्होंने प्रयोग किए थे। उसके बाद उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो उसके बारे में हम आज लोग जो है कि डिस्कशन करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हो कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। इस चैनल पर आपको जो है कि क्लास 12 की जो है कि सारी विषय की अध्ययन कराई जाएंगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाले GS, GK और भूगोल जैसी ऐसी जो है कि सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था कि 7 साल जो है कि मटर के पौधों पर अपना अध्ययन किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वंशागति की बात कर रहे हैं तो पहले वंशागति की जो है कि डिफिनीशन आपको बता दूं कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागत किसे कहते हैं या अनुवांशिकी किसे कहते हैं। वंशागति को आप अनुवांशिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुवांशिकी भी कह सकते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है, क्या होती है? वंशागत की अंग्रेजी होती है हेरिडिटी। ठीक, और अनुवांशिकी की होती है इनहेरिटेंस। क्या होती है? इनहेरिटेंस। ठीक, ये आप कह सकते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वंशागति मतलब क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षणों का, क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, क्या कहते हैं कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आप ध्यान देंगे कि हम वंशागति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वंशागत के नियम को जानना जरूरी है। तो वंशागति की डिफिनीशन भी जानना जरूरी है। तो वंशागति किसे कहते हैं कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है या अनुवंशिकी कहलाता है। इसकी अंग्रेजी होती है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक, आगे बात चलते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं। इसमें वेरिएशन भी एक शब्द आएगा आपको जो है कि इस चैप्टर में। तो वेरिएशन की डिफिनीशन हम आपको बता दें, जिसकी हिंदी होती है विभिन्नता। क्या होती है? विभिन्नता, वेरिएशन।
ये जो है कि इस चैप्टर में आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, आप इसको जो है कि ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, और कई बार आपको जो हमें लगता है कि वीडियो देखनी पड़ेगी तब जा करके आपको जो है कि समझ में आएगी। लेकिन मैं अपने तरीके से ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको एक ही बार में समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, तो विभिन्नता क्या कहते हैं, वेरिएशन। पहले आप डिफिनीशन आज जो है कि पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है कि हम प्रयोग के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो विभिन्नता यानी वेरिएशन जो कि इस चैप्टर में बहुत सुनने को मिलेगा कि इसके बीच क्या होती है, कि इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जीवधारियों के बीच जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बीच, मतलब जीवधारियों के बीच पाई जाने वाली अंतर को विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, इसी को कहते हैं वेरिएशन। विभिन्नता की अंग्रेजी क्या होती है, वेरिएशन। वेरिएशन किसे कहते हैं कि जीवधारियों मतलब जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को क्या कहते हैं, जीवधारियों के बीच में पाई जाने वाली अंतर को विभिन्नता कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कि वेरिएशन क्या होता है कि विभिन्नताओं, जीवधारियों या जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली अंतर को, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर से कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है। जैसे कि जो विभिन्नताएं पाई, जैसे कि माता पिता से एक बच्चे का जीन तो जीन जो है कि लगभग सेम रहता है, लेकिन उसका जो अंतर होता है, उसका जो लक्षण होता है, वह कुछ न कुछ जरूर वेरिएट करता है, कुछ न कुछ उसमें जरूर वेरिएशन पाई जाती है। तो इसी वेरिएशन को उन्होंने क्या कहा था कि जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को जो है कि उन्होंने वेरिएशन नाम दिया है। हेरिडिटी हम लोग पढ़ चुके, या इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, या आनुवंशिकी या वंशागति। अब हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की बात करते हैं। ठीक, वंशागति हमने पढ़ लिया, विभिन्नता पढ़ लिया। अब जेनेटिक्स किसको कहते हैं, GENETICS, जेनेटिक्स, जिसकी हिंदी होती है आनुवंशिकी। क्या होती है, आनुवंशिकी। ठीक, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या कहते हैं कि वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। अब बात समझ में आपको आ गई होगी कि वंशागत हमने क्यों पहले बताया, फिर विभिन्नता क्यों हमने पहले बताया, कि इसीलिए कि आनुवंशिकी का जब हम डिफिनीशन बताएंगे तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कहते हैं कि वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता था। तो वंशागति फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप अपने मन में रिपीट कर लीजिए कि वंशागत क्या कहते हैं। कि वंशागत वो होते हैं जैसे कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। जैसे कि माता पिता के लक्षण जो उसकी संतान में पहुँचता है वही आनुवंशिकी लक्षण कहलाता है। ठीक, विभिन्नता की बात करते हैं यानी वेरिएशन की बात करते हैं, तो जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को ही वेरिएशन कहा जाता है यानी विभिन्नता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की यानी आनुवंशिकी की। तो उसमें बात करते हैं कि वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को जो है कि आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहा जाता है। नोट, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम बाद में बात करते हैं कि विभिन्नता केवल जो है कि लैंगिक जनन में ही संभव होता है। वेरिएशन जो है कि आपका, वेरिएशन जो हमने भी पढ़ा है, विभिन्नता वह जो है कि लैंगिक जनन के द्वारा ही, किसके द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा ही संभव हो सकता है। अलैंगिक जनन में जो है कि विभिन्नता आप नहीं पा सकते हैं, वेरिएशन आप नहीं, जैसे कि हाइड्रा में आप देखेंगे कि मुकुलन विधि द्वारा जो है कि उसमें आपको पढ़ा याद होगा आपको क्लास 11 में कि जो हाइड्रा की जो ही अलैंगिक जनन जब उसमें होती है, जब उसमें मुकुलन होता है या यीस्ट में जब मुकुलन होता है
तो उसमें जो है कि एक छोटे से भाग से जो है कि एक नए हाइड्रा का रूप एकदम सेम एज टू एज हो जाता है। तो उसमें आप वेरिएशन नहीं देख सकते हैं। वेरिएशन जो है केवल आप जो है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ही आप देख सकते हैं। ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि वेरिएशन केवल जो है कि लैंगिक जनन वाले जीवों में ही पाई जाती है, लैंगिक जनन में ही संभव हो सकता है। अलैंगिक जनन में जो है कि यह असंभव है, क्योंकि एक जो है छोटा सा जीव अलग होकर के अपने लैंगिक अलैंगिक रूप से, तो वह जो है कि एकदम एक्चुएट अपने जो है कि पेरेंट्स से जो है कि सेम हो जाता है। इसलिए जो है कि उसमें वेरिएशन आप नहीं दे सकते हैं। आपको बता दिया कि जो है कि आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स के फादर को जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। इन्होंने जो है कि उद्यान मटर पर, अब हम जो है कि मटर के बारे में बात करेंगे, डिफिनेशन लगभग हो चुकी हैं। तो अब हम जो है कि मेंडल जी के जो है कि प्रयोग के बारे में बात करेंगे, मेंडल प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल प्रयोग में मैं आपको बता दूं कि जी फादर जो है कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इनका जो प्रयोग था वह उद्यान मटर पर था। किस मटर पे था? उद्यान मटर पे था, जिसकी जो है कि वैज्ञानिक नाम होता है क्या? पाइसम। आपको मैंने 11 में पढ़ाया है फैमिली के बारे में, तो उसमें है पाइसम सटाइवम। ठीक, पाइसम सटाइवम। अब इन्होंने क्या किया था? 7 साल कार्य किया था, मैंने पहले ही बता दिया। 7 साल कार्य किया था इन्होंने। कितने साल? 7 साल कार्य किया था, मतलब 1856 से लेकर के 1863 तक। उसके बाद तब इन्होंने अपने पुस्तक का क्या नाम है? मैं आपको बता दूं कि पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पुस्तक का क्या नाम है? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये जो है कि पुस्तक का नाम था। तो उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है, जो कि इन्होंने 7 साल वर्क किया था। 7 साल वर्क मतलब इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 के बीच में इन्होंने कार्य किया था। तो अपने कार्य करने के बाद जो इन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया, वह नियम जो है जो भी उल्लेख उन्होंने किया तो एक पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ने और क्यों जो है कि पौधों को क्यों नहीं चुना? मटर के पौधों को ही क्यों चुना? मेंडल ने अदर पौधों को क्यों नहीं चुना, केवल मटर के पौधों को ही क्यों चुना? इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने मटर के ही पौधों को क्यों चुना। तो मटर के पौधों के चुनने का कारण यह था कि मटर जो है कि 1 वर्षीय पौधा होता है। मटर का होता है 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक, पहला कारण ये हो गया कि मटर एक वर्षीय पौधा होता है। दूसरा क्या है कि यह बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जाता है। ठीक, तीसरा लक्षण क्या हो गया? मटर के पौधे के लक्षण के विपर्यासी रूप उपस्थित थे। मटर पौधे में लक्षण जो थे, लक्षण के विपर्यासी रूप से उपस्थित थे। ठीक, उसके बाद मटर के पुष्प क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक, मटर के पुष्प क्या उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ही में पाए जाते हैं। मटर के पुष्प क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ठीक, उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर तथा मादा एक ही में पाए जाते हैं। अब स्वपरागण तथा परपरागण इसमें आसानी से होता है। स्वपरागण व परपरागण आसानी से हो सकता है। तीसरा चीज क्या? मटर के पौधे एक पीढ़ी
में उनके बीज उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होता है? मटर के पौधे एक पीढ़ी में उनके बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक, वे 7 प्रकार के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। उन्होंने ये कारण बताया कि जो है कि इस प्रकार, इस कारण से जो है कि उन्होंने मटर के ही पौधों को चुना। अब जो है कि क्यों चुना ये उन्होंने बताया कि 1 वर्षीय पौधा होता है, बगीचे में आसानी से जो है कि इसको उगाया जा सकता है। मटर के पौधे के लक्षण विपर्यासी रूप से उपस्थित थे। मटर के पुष्प जो है कि उभयलिंगी होते हैं। इसमें स्वपरागण तथा परपरागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे एक पीढ़ी में उनके बीजों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अब जो है कि 7 लक्षण उन्होंने क्या किया, मटर के 7 लक्षण को चुने। किसके लक्षण को चुने? मेंडल जी ने मटर के जब उन्होंने अब भाई इस चुनने का कारण पता चल गया, तब उनको चाहिए था लक्षण कि भाई किस किस लक्षण पे हम कार्य करें कि हेरिडिटी और जो है कि जेनेटिक्स को हम या वेरिएशन को हो प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधों को जो है 7 लक्षण मतलब मटर के जो है कि 7 लक्षणों को ध्यान में रखा। मटर 7 लक्षण को जो है ध्यान में रखा। तो पहला लक्षण क्या था, मैं आपको जो है कि एक भाग में बताता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक, ये आपका जो है कि लक्षण हो गया, लक्षण हो गया। ये प्रभावी लक्षण होता है, ये आपका अप्रभावी लक्षण होता है। क्या होता है? मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन जो है कि समझ में आएगा। आप एक बार में वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो पहले क्रम संख्या 1 की बात करते हैं तो हम किसको लेते हैं? लंबाई की बात करते हैं। ये जो है कि इनका लक्षण था मटर का कि लंबाई वाले लक्षण को हमें लेना है, उसके बाद बात करना है। ठीक, लंबाई में जो प्रभावी लक्षण आता है वह जो होता है लंबा होता है। दूसरा क्या होता था? बौना। ठीक, उसके बाद दूसरे की बात करते हैं कि बीज की आकृति की बात करते हैं। बीज आकृति की बात करते हैं। बीज आकृति की बात करते हैं तो बीज आकृति में प्रभावी लक्षण आपका गोल होता है और अप्रभावी लक्षण आपका क्या होता है? झुर्रीदार होता है। ठीक, उसके बाद बीज का रंग क्या होता है? बीज का रंग क्या होता है भैया? एक पीला होता है। तीसरे की बात कर रहे हैं, एक पीला होता है और एक क्या होता है? हरा होता है। मतलब जो प्रभावी होगा वो पीला होगा, जो अप्रभावी होगा वो क्या होगा? हरा होगा। चौथा मतलब पुष्प के रंग की बात करते हैं। पुष्प रंग की बात करते हैं तो पुष्प के रंग में बात करते हैं तो पुष्प के रंग में क्या आता है? एक बैगनी आता है। बैगनी कौन रहेगा? आपका प्रभावी रहेगा। और सफ़ेद क्या आपका आता है? सफ़ेद, इसका मतलब होता है श्वेत। तो सफ़ेद आपका अप्रभावी होता है। ठीक, अब पुष्प स्थिति की बात करते हैं। 5वें लक्षण की बात करते हैं, पुष्प स्थिति की बात करते हैं। तो पुष्प स्थिति में आपके आ जाते हैं क्या? एक कक्षस्थ आते हैं। क्या आते हैं? कक्षस्थ आते हैं और दूसरा आपके आते हैं अग्रस्थ। तो प्रभावी क्या होता है? आपका कक्षस्थ होता है और अप्रभावी जो है आपका अग्रस्थ होता है। पुष्प की स्थिति की बात हमने कर लिया। 6वें की बात करते हैं फली। फली का रंग जो कि बीज को कवर किए रहता है हरे रंग का होता है। ठीक, जो प्रभावी होता है वो हरा होता है और जो अप्रभावी होता है वो क्या होता है? पीला होता है। ठीक, 7वें लक्षण की बात करते हैं तो फली की आकृति, जो फली के भी रंग हमने बारे में जाना तो फली की आकृति बारे में करते हैं। एक फूला हुआ होता है और एक जो पीला होता है वह क्या होता है? सिकुड़ा होता है। फिर से आप ध्यान देंगे कि मटर के 7 लक्षण कौन कौन से थे। ये आपको बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और जो है नीट की प्रिपरेशन के लिए भी। तो इसमें क्या कहते हैं कि लंबाई, जब लंबाई की हम बात कर लेते हैं तो लंबाई के लक्षण लेते हैं तो उसमें जो प्रभावी वाला लक्षण होता है वो लंबा होता है और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह जो है आपका बौना होता है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दूसरे लक्षण में हम बीज की आकृति लेते हैं
तो बीज की आकृति में आपकी गोल आकृति आती है और झुर्रीदार आकृति आती है। ठीक, उसके बाद जो गोल होता है वो प्रभावी होता है और जो झुर्रीदार होता है वह अप्रभावी होता है। बीज के रंग की बात करते हैं तो बीज रंग के बाद में आपको बताते हैं कि जो पीला रंग होता है वह प्रभावी होता है और जो हरा रंग होता है वह अप्रभावी होता है। पुष्प रंग की बात करते हैं, जो पुष्प का रंग होता है जो प्रभावी होता है वो बैगनी होता है, जो अप्रभावी होता है वह हरा होता है। पुष्प स्थिति लक्षण की बात करते हैं तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो कक्षस्थ होता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है वह अग्रस्त होता है। फली के रंग के लक्षण की बात करते हैं तो हरा लक्षण जो है आपके प्रभावी को दर्शाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? फली का। फली का जो प्रभावी लक्षण होगा वह जो है कि हरा होगा, जो अप्रभावी लक्षण होगा वह कौन सा होगा? पीला होगा। फली की आकृति की बात करते हैं, फली की आकृति जिसमें फल बीज जो है कि कवर रहते हैं, तो एक प्रभावी होगा तो वो फूला हुआ रहेगा और जो अप्रभावी होगा वह क्या रहेगा? सिकुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, तो कल जो है कि हम मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, एक संकर प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।